हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके करें विद मोहित पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस चला रहे हैं। डेली हम लोग यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट दोस्तों चला रहे हैं अपने चैनल पर, जिसमें लगभग से 25 क्वेश्चन होते हैं। जिसमें 25 क्वेश्चनों का हम एक सेट लेते हैं, बेहतरीन सेट, जिसमें यूपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सबके क्वेश्चन होते हैं। जो वो क्वेश्चन होते हैं जो दोस्तों कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं, जो यूपी के एग्जामों में अधिकतर पूछे जा चुके हैं। हमने दोस्तों यूपी एसआई हो गया, जैसे यूपी लेखपाल आपका हो गया, और जितने भी एग्ज़ाम अभी हुए हैं लेटेस्ट एग्ज़ाम, वो सारे के सारे दोस्तों उनसे जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे हैं जीके के, तो वो दोस्तों आपको हम लेके आ रहे हैं। उसमें आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस चैनल पर। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, जीके के को सब्सक्राइब कर लें। और ये दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, पहला हम लोगों ने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी हम लोगों ने पढ़ा रखा है, तो आप जा कर के वहाँ से सारी चीज़ें आप टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए और हमारी मेहनत पसंद आए, तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपका पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका था होमवर्क का। पिछले वीडियो के होमवर्क का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी किस नदी किनारे है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। क्या है दोस्तों? लखनऊ है। और जैसा कि आप लोगों ने अगर कल वीडियो देखा होगा, तो हम क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों को डिटेल से लेते हुए चलेंगे, सारे ऑप्शनों को लेते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो जो क्वेश्चन मिलते हैं ना, अन्य जो ऑप्शन है ना, तो उनसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर बनते हैं तो आप कर सकें। तो दोस्तों किस नदी किनारे है? तो वो दोस्तों गोमती नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे। गोमती नदी के किनारे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 के पहले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा है, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? बताइए दोस्तों, शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में, आगरा में, मेरठ में या बहराइच में? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब तक मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आगरा में दोस्तों सुलह-कुल महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सुलह-कुल महोत्सव मनाया जाता है। मेरठ में बात करते हैं तो मेरठ में नौचंदी मेला मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी के मेले बता रहा हूँ मैं आपको, कि आगरा में सुलह-कुल महोत्सव मनाया जाता है, मेरठ में नौचंदी मेला मनाया जाता है, और बहराइच में दोस्तों सैयद सालार मेला। कौन सा मेला? सैयद सालार मेला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाकुंभरी देवी को तो सहारनपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सहारनपुर में। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी जी का एक मंदिर है, उसी मंदिर में ही ये मेला मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, हथकरघा उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हथकरघा उद्योग। कौन सा दोस्तों? हथकरघा उद्योग हो जाएगा। कागज उद्योग की बात करें तो मुजफ्फरनगर बहुत ही ज़्यादा फेमस है कागज उद्योग के मामले में। चीनी उद्योग की बात करें तो दोस्तों चीनी उद्योग में अगर हम लोग बात करते हैं, तो चीनी उद्योग की जो सबसे पहली मिल बनाई गई थी, जो सबसे पहली मिल 1903 में लगाई गई थी, वो प्रतापपुर देवरिया में लगाई थी। कहाँ लगाई गई थी? 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग दोस्तों चुर्क और डल्ला बहुत फेमस है। चुर्क और डल्ला बहुत फेमस। चुर्क और डल्ला की जो दोस्तों खदान है, वो सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले मैं बताइएगा कि चुर्क और डल्ला जो है दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। चुर्क और डल्ला है कहाँ? ये आपसे पूछा जाता है कि चुर्क और डल्ला कहाँ है, तो ये आपका होमवर्क है कि चुर्क और डल्ला कहाँ पर है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हो तो आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, खेल का जो सामान है वो कहाँ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? जो खेल का सामान है कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, मतलब मेरठ का है, अलीगढ़ का है, सहारनपुर का है या आगरा का है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आगरा के पेठे बहुत फेमस हैं। आगरा के क्या है? पेठा बहुत फेमस है। आगरा के पेठा बहुत फेमस है। अगर हम लोग बात करते हैं सहारनपुर की, तो आप लोग बताएंगे सहारनपुर का क्या फेमस है? बताइए दोस्तों, सहारनपुर का क्या फेमस है? तो सहारनपुर का दोस्तों फेमस है बांट, लोहे की बांट। लोहे के बांट सहारनपुर के फेमस हैं। अलीगढ़ के ताली फेमस है दोस्तों। खेल का सामान कहाँ का फेमस है? मेरठ का। खेल का सामान कहाँ का फेमस है? मेरठ का। इस प्रकार से सारे दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है दिया सलाई। दिया सलाई कहाँ का फेमस है? तो दिया सलाई दोस्तों बरेली का है। कत्था पूछ लिया जाए तो बरेली का है। कृत्रिम रबर कहाँ बनती है? तो बरेली में बनती है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कैंची कहाँ की फेमस है, तो आप बताइए कैंची कहाँ की फेमस। अब आपको वो बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बताइए कैंची कहाँ की फेमस है। मेरठ की दोस्तों क्या है? खेल का सामान फेमस है। खेल का सामान फेमस है मेरठ का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? परमाणु है, अणु है, तत्व है या इलेक्ट्रॉन है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई इसकी क्या हो जाएगी? अणु हो जाएगी। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बोलते हैं। जो ज़रूरत होगी उसी चीज़ का दोस्तों हम लोग एनालिसिस करेंगे। हर चीज़ में ज़्यादा से फालतू टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट में ये वीडियो आपको 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगा। आपको प्रैक्टिस सेट ही करना है। इससे प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो आपके जो है क्या क्वेश्चन रिवीजन होने लगेगा, और जो आपको पढ़ाया चीज़ें हैं ना वो अब रिवाइज होने लगेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं बचा कि आप दोबारा से कोई चीज़ को पढ़ें। तो इसलिए क्वेश्चन आप लगाइएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाएगा। तो बताइए, सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब देखिएगा, इसमें सारे सारे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे। सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? अकबर, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? बताइए दोस्तों। तो सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने। इसका दोस्तों उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म सुलह कुल सिद्धांत पर ही बनाया गया था। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था दोस्तों? बीरबल था। कौन था? बीरबल था। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था। औरंगजेब की बात करें तो इसे जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। सुलह कुल का सिद्धांत किसने दिया था? अकबर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। कर्नाटक में दोस्तों कंपाला दौड़ होती है। कौन सी दौड़ होती है? कंपाला। कर्नाटक में कंपाला। ये कैसी दौड़ है? भैंसा की दौड़ है, भैंसों की। दोस्तों इसमें भैंसा दौड़ होती है। कंपाला में भैंसा दौड़ पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश का कोई भी एक महोत्सव जो भी आपको आता हो, महोत्सव और उसका कहाँ पर होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इससे क्या होता है, आपकी चीज़ें रिवीजन होने लगती हैं। चीज़ें रिवीजन होने लगती हैं तो आपको हर चीज़ बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। तो आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एक जो भी महोत्सव आपको आता हो, कहाँ पर होता है, उसका दोस्तों कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, प्लासी के जो युद्ध था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ह्यूरोज ने या जनरल डायर ने? ये जॉन डायर नहीं, जनरल डायर होगा। क्या होगा दोस्तों? जनरल डायर होगा। हेक्टर मुन्नो, रॉबर्ट क्लाइव, ह्यूरोज या जनरल डायर ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लासी का दोस्तों कब हुआ था? युद्ध 1757 में हुआ था, और ये रॉबर्ट क्लाइव ने कब हुआ था? 1757 में। 1757 में युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग 1764 की। 1764 में युद्ध कौन सा हुआ था? बक्सर का। कौन सा हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में दोस्तों किसने क्या किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, तो हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में जो झांसी था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने सपोर्ट किया था, झांसी की तरफ से नेतृत्व किया था। तो उनके खिलाफ कौन था? तो हीरोज था। कौन था? हीरोज। अंग्रेजों का जो नेतृत्व कर रहा था झांसी में 1857 की क्रांति का, वो हीरोज था। और जनरल डायर की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी ने करवाया था। इसी ने गोली मारने का आदेश दिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। बताइए श्वेत फास्फोरस जो होता है उसको किस पर रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, केरोसिन में, अल्कोहल में या ऑक्सीजन में? क्या किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में। किस में रखा जाता है दोस्तों? पानी में। पानी में रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों वेदांग की संख्या कितनी है? 6, 8, 12 या 18? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 6, 8, 12 या 18? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या दोस्तों हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? 6। वेदांगों की संख्या 6 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों वेदांग होते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं 18 की, तो 18 दोस्तों हमारे क्या हैं? 18 हमारे पुराण हैं। क्या हैं? पुराण हैं। 18 पुराण हैं। और अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद हैं 108। उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 108 है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अपने वेद कितने हैं? जो अपने वेद हैं वो कितने वेद हैं? वेद कितने हैं? तो वेद दोस्तों हो जाएंगे 4। अब देखिए दोस्तों वेदांगों की संख्या 6। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा एक वेदांग नहीं, कोई भी दे देगा तो अब पूछ लेगा कौन सा इसमें एक वेदांग नहीं। तो वेदांगों की संख्या 6। तो सुनिएगा, वेदांग है शिक्षा है, ज्योतिष है, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण, ये 6 हैं दोस्तों। शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण, ये दोस्तों 6 वेदांग हैं। 18 क्या है दोस्तों? 18 आपके पुराण है। 108 क्या है? 108 उपनिषद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
अगला क्वेश्चन है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। बताइए जो भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है या गोवा में है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा, वो सॉरी नागपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, नागपुर में। भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है, नागपुर में है। कानपुर में दोस्तों अगर बात की जाए तो कृत्रिम अंग बनाने का जो अनुसंधान है वो कहाँ पर है, कानपुर में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। बताइए उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइए दोस्तों सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। दुधवा पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा या वन्यजीव अभ्यारण्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा। क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ है, तो ये चंदौली में। कहाँ पर है, चंदौली में। कहाँ पर है दोस्तों, ये चंदौली में। अब दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग पटना पक्षी विहार की। पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, तो एटा में। कहाँ पर है दोस्तों, एटा में। ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, एटा में। अगर दुधवा नेशनल पार्क की बढ़ते हैं तो ये दोस्तों एकमात्र उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है, ये लखीमपुर में। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वाराणसी में है। और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ मांसाहारी कछुए पाए जाते हैं। यहाँ मांसाहारी कछुए पाए जाते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी। पटना सबसे छोटा है, पक्षी विहारों में सबसे छोटा पक्षी विहार है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। ये कहाँ पर है, एटा में है। दूसरा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। मनीला में है, जिनेवा में है, काठमांडू में है, रोम में है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जो मनीला है ना, मनीला फिलीपींस मनीला, इसमें एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है दोस्तों मनीला में उसका क्या है, मुख्यालय है। जिनेवा की बात करते हैं तो जिनेवा की दोस्तों आप बताएंगे जिनेवा में किसका मुख्यालय है। काठमांडू की बात करें तो सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, काठमांडू में। रोम की बात करें दोस्तों, रोम की बात करें तो ILO का, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, उसका दोस्तों कहाँ पर है, रोम में है। सार का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। मनीला का है, एडीबी में। कमेंट बॉक्स में बनाइए, बताइए कि जिनेवा में किसका मुख्यालय है। जिनेवा में कई सारे मुख्यालय हैं, आप कोई भी एक ठो लिख दीजिए कि किसका मुख्यालय जिनेवा में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है। राज्य ललित कला अकादमी बताइए। राज्य ललित कला अकादमी दोस्तों कहाँ पर है, लखनऊ में है, झांसी में है, महोबा में है या बनारस में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य ललित कला अकादमी। तो दोस्तों राज्य कला अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। झांसी की बात करें दोस्तों तो झांसी में एक बहुत ही फेमस अनुसंधान है, चारागाह। चारा का जो भारतीय चारा अनुसंधान है ना दोस्तों, वो झांसी में। महोबा में बात करें तो राज्य का पान अनुसंधान केंद्र है। और बनारस में दोस्तों बात करें तो बनारस में क्या है दोस्तों, भारत कला भवन है। बनारस में क्या है, भारत कला भवन है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। झांसी में दोस्तों चारागाह है, चारा अनुसंधान केंद्र है। महोबा में पान अनुसंधान केंद्र है। बनारस में भारत कला भवन है। बनारस में भारत कला भवन है। ये दोस्तों BHU के परिसर में, जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में इसको बनाया गया था दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इसके परिसर में, अब BHU के परिसर में है भारत कला भवन जो दोस्तों बनारस में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है। बताइए कैल्सीफेरॉल जो है रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है इनमें से किस विटामिन का, विटामिन D, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन D का। क्या हो जाएगा, विटामिन D का। विटामिन A का दोस्तों रेटिनॉल होता है, आंखों संबंधित मोतियाबिंद से या रतौंधी से। विटामिन C का दोस्तों क्या नाम है, तो इसको विटामिन C का स्कॉर्बिक अम्ल नाम है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये है हमारा स्कर्वी संबंधित, स्कर्वी रोग इसी की कमी से होता है। विटामिन K दोस्तों क्या है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। कमेंट पर कमेंट करिएगा कि विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है। कैल्सीफेरॉल का क्या हो जाएगा, विटामिन D हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर नहीं जाती। कर्क रेखा जो है भारत की किस राज्य से होकर के नहीं जाती, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड या उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मिजोरम, झारखंड या उत्तर प्रदेश। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से। राजस्थान से जाती है, मिजोरम से जाती है, उत्तर प्रदेश से जाती, झारखंड से जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश से नहीं जाती, इन सब चीज़ों से जाती है। 8 राज्यों से होकर के जाती है, आप 8 राज्य याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की चावल के साक्ष्य कहाँ मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना दोस्तों, उसमें चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले। चावल की भूसी जो बोला जाता है, चावल की भूसी के साक्ष्य।
चावल के साक्ष्य जो हैं दोस्तों ये कोलीडीवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिले, कोलीडीवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिले हैं दोस्तों। और अगर हम लोग बात करते हैं चावल के साक्ष्य की बात करते हैं दोस्तों, ये भूसी उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिले हैं, कोलीडीवा से मिलते हैं। अगर चावल की भूसी की बात करते हैं दोस्तों, क्या से मिला है, बोलन नदी के तट से, बोलन नदी के तट से मिला है। अब देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों जो सबसे उत्तरी है मांडा, जो सबसे उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता को जो सबसे उत्तरी स्थल है ना वो मांडा, मांडा दोस्तों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलन नदी के तट पर, चावल की भूसी बोलन नदी के तट पर, चावल के सच कोलीडीवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित की गई, 1950, 1961, 1972 या 1965। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। क्या हो जाएगा, 1989 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को जो उर्दू जो भाषा है ना, तो उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित की गई थी, तो 1989 में। ऑप्शन में सारे गलत हैं दोस्तों, 1989 में इसको की गई थी। अभी अब ये बताइएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, बताइए दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ, गोदावरी में, नर्मदा में, बेतवा में या महानदी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर है ये दोस्तों, गुजरात में है। कहाँ पर है, सरदार सरोवर बांध तो ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर। बेतवा नदी की बात करते हैं तो माता टीला बांध बना है क्या दोस्तों, बेतवा नदी की बात करते हैं तो माता टीला बांध बेतवा नदी बना है। महानदी में दोस्तों कौन सा बना है, तो महानदी में आप कमेंट करके बताइएगा। इतने सारे क्वेश्चन मैं कमेंट करने के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद होने लगे, बार बार रिवीजन होता रहे। बार बार जब रिवीजन होने लगेगा ना दोस्तों, तो जैसे जैसे आपका रिवीजन होगा तो वो चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रहेंगी। इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करने के लिए कहता हूँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है, ललितपुर है, कानपुर है या श्रावस्ती है। बताइए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, 2011 में गाजियाबाद हो जाएगा। दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर 2011 की जो जनगणना है उसके लिए बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो मैं लाने वाला हूँ। जल्द ही मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो जनघनत्व है ना वो दोस्तों सॉरी उत्तर प्रदेश का जो 2011 के परिप्रेक्ष्य जनगणना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पे, तो उसका एक संपूर्ण वीडियो कि किसमें क्या कैसा क्या सब कुछ एक वीडियो पे लाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा कि उसकी ज़रूरत है या नहीं। मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है आपको यूपी पुलिस के लिए। ये मान लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, गाजियाबाद हो जाएगा। कानपुर की बात करें तो कानपुर दोस्तों सबसे ज़्यादा महिलाओं में जो साक्षरता है कानपुर है, महिलाओं में साक्षरता 2011 में महिलाओं में साक्षरता कानपुर की है। और श्रावस्ती की दोस्तों बात करें तो सबसे कम टोटल जो महिलाओं पुरुषों की सबकी साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है, श्रावस्ती की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। जल्दी मैं दोस्तों 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य पर लेकर के आऊँगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। बताइए दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा राइट टू एजुकेशन का जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन, 42वां, 61वां या 21वां। तो कौन सा शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन कब था जी दोस्तों, हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था शिक्षा के अधिकार को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जरूरी है। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें दोस्तों 1976 में था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें दोस्तों आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो हमारे मूल अधिकार में उसमें 0 थे, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को एडिट किया गया था। 61वें की बात करें दोस्तों, 61वें की बात करें तो 61वां दोस्तों कब हुआ था, 1989 में। कब हुआ था, 1989। इसमें जो दोस्तों वोट डालने की उम्र है ना वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। 21 से घटा करके 18 कर दी गई थी। 21 दोस्तों जो 21 की बात करते हैं संविधान संशोधन अनुच्छेद वो संविधान संशोधन 21 की बात करते हैं हम, 21वां संविधान संशोधन। तो इसको दोस्तों कब किया गया था, 1967 में। 1967 में कब हुआ था दोस्तों, ये 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में। अब ये 1967 में हुआ था दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो इस शिक्षा का अधिकार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य उधार लिए गए। बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से उधार लिए गए। जो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर
42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 10 थे। 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से उधार लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों यूएसएसआर से लिए गए। कहाँ से लिए गए? यूएसएसआर से लिए गए, जो वर्तमान में रूस है। अमेरिका से क्या लिया गया? अमेरिका से दोस्तों प्रस्तावना ली गई। अमेरिका से क्या ली गई? प्रस्तावना ली गई। ब्रिटेन से क्या ली गई? संसदीय प्रणाली ली गई। जो हमारी संसदीय है ना, राजवंशा लोक राज्यसभा और लोकसभा, तो ये दोस्तों क्या है? ब्रिटेन से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई। समवर्ती सूची ली गई। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई? समवर्ती सूची। अमेरिका से दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा कि अमेरिका से तो प्रस्तावना ली गई, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई? बताइए दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, क्योंकि अमेरिका से तो प्रस्तावना ली गई थी, प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई थी? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ब्रिटेन से दोस्तों क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से उधार लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जाकर ऐड हो जाइएगा जाकर के, तो वहाँ पर आपको सारी क्लासों के पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बताए दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है, एयू सोना है, एजी चांदी, एचजी क्या हो दोस्तों? पारा। ये दोस्तों सबके हैं पारा, इसको पारा बोलते हैं। एजी चांदी को बोलते हैं, एयू सोना को, एफ से फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन। एयू क्या है दोस्तों? एयू क्या है? हमारा सोना है। एजी क्या है? एजी हमारा चांदी है दोस्तों। एजी एजी क्या है? हमारी चांदी है। और एचजी क्या है? पारा है दोस्तों। पारा क्या है? एकमात्र लिक्विड धातु, एकमात्र लिक्विड धातु है। चांदी क्या है दोस्तों? विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। चांदी को विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। और सोना को दोस्तों क्या माना जाता है? सोने को कहते हैं कि सबसे अच्छा आघातवर्धनी और तन्यता होती है इसमें, सोने में सबसे अच्छी आघातवर्धता और तन्यता होती है। तो विद्युत ऋणात्मक का सबसे जो सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन हो जाएगा। एकमात्र द्रव के रूप में धातु कौन सी है? एचजी पारा है। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तब से मैं बता दूं कि नरेगा जो है 2005 में लाया गया था, और इसका जो मनरेगा नाम है वो 2008-9 में रख दिया गया था। 8-9 में मोदी जी सॉरी कह रहा हूँ, ने महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को इसको 2008-9 में मनरेगा कर दिया गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी नेशनल रीजनल एम्प्लॉयमेंट, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयज़ ग्रांट्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट गारंटी एक्ट। अब दोस्तों आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि आप ये बताइए कि मनरेगा के तहत लोगों को कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान है? कितने दिनों का रोजगार देने का सरकार बोलती है कि इतने दिनों का हम रोजगार मनरेगा के तहत आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके करिएगा। देखते हैं दोस्तों कौन है ऐसा होनहार छात्र है जो कमेंट करके कमेंट करता है। कौन है हमारा भाई जो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, जो ये बात कमेंट करेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है? बताइए दोस्तों, बेरिंग जल संधि जो है बहुत ही पूछा जाता है। बेरिंग जल संधि, कई संधि आपसे पूछी जाती हैं। डोवर जल संधि है, डोवर डेविस हो गया दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और क्या बोलते हैं, श्रीलंका के बीच में कौन सी है? जो अंडमान और निकोबार जो जोड़ते हैं, छोटा अंडमान बड़ा अंडमान, इनमें से कौन सी है दोस्तों? ये सब आपसे पूछा जाता है। तो बताइए बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है? सॉरी अलग करती है। तो दोस्तों किसको किसको अलग करती है? तो करती है रूस और यूएसए को। किसको अलग करती है? रूस और यूएसए को। अगर ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप की बात की जाए, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप की बात की जाए, तो इसमें दोस्तों डेविस जल संधि, इनके बीच में कौन सी है? डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि। और कनाडा और ग्रीनलैंड की बात की जाए, तो कनाडा और ग्रीनलैंड को दोस्तों सॉरी दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में जो है तो डोबर जल संधि। कौन सी है दोस्तों? डोबर। और ग्रेट कनाडा में कौन सी है? डेविस है। कनाडा में कौन सी है दोस्तों? डेविस है। और ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में डोबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डोबर। यहाँ करेक्ट कर लीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में डोबर हो जाएगा, और कनाडा और ग्रीनलैंड में डेविस हो जाएगा। अब आपको बताना कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? जो हमारा दोस्तों भारत है और यहाँ पर जो श्रीलंका है, तो इनके बीच में कौन सा जल डमरूबंध है? वो कौन सा जल डमरूबंध है जो भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करता है? चलिए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। बताइएगा कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाला जिला कौन सा है? बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला आता है? दोस्तों 7 से 8 जिले आते हैं बुंदेलखंड के अंदर में। उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसमें बुंदेलखंड का बहुत ही ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसका प्रभाव है। तो बताइए कि बुंदेलखंड के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, और कौन सा जिला इनमें से है जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, लखनऊ है, हमीरपुर है, सहारनपुर है, हरदोई। ये आपको दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में कमेंट पर कमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।